एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के कुछ एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सीयूईटी के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगेन हम लोग कुछ 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो 2025 का ही ये पेपर है, ठीक है, शिफ्ट नंबर 1 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, a tube of toothpaste usually comes in a cardboard box. Consumers dispose of the box and start using the toothpaste. What level of packaging is this? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो टूथपेस्ट की ट्यूब होती है वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर आती है। ठीक है, तो वो कौन से टाइप की पैकेजिंग है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सिंपल आंसर इसका क्या होगा, ये होगा एक सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है वो तो प्राइमरी पैकेजिंग हो गया, जो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है वो होता है सेकेंडरी पैकेजिंग का पार्ट। ठीक है, जस्ट फॉर प्रोटेक्शन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग aspects of the staffing process is or are not प्रॉपरली स्टेटेड। तो इनमें से कौन सा पॉइंट स्टाफिंग से रिलेटेड नहीं है ये हमें बताना है। देखो पहला दिया है, मैनेजर्स नीड टू डिजाइन एक्टिविटीज टू सर्व एम्प्लॉयज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ओनली। मैनेजर्स इस तरह की एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं जिससे हम एम्प्लॉयज के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को ही सिर्फ और सिर्फ सर्व कर पाए। तो ये तो गलत है। ठीक है, लॉन्ग टर्म की भी बात होती है शॉर्ट टर्म के साथ साथ, तो सिर्फ ओनली तो गलत है। ठीक, कॉम्पनसेशन इज डिसाइडेड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स विच में बी टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। तो जो कॉम्पनसेशन है वो टाइम बेस्ड भी हो सकती है कि आपने कितना टाइम काम करा है और आपने कितना अच्छे से परफॉर्म किया है काम, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ओरिएंटेशन इंप्लाइज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। ओरिएंटेशन क्या होता है कि जो नया एम्प्लॉय है उसे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाकी के एम्प्लॉयज के साथ। ये भी सही है। ठीक है, लास्ट आपको दिया है, प्लेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो क्या प्लेसमेंट यही होता है? गलत। प्लेसमेंट का मतलब है कि आपने एम्प्लॉय को जिस पर्पस के लिए, जिस डेजिग्नेशन के लिए सिलेक्ट किया है उस पोजीशन पे उसे प्लेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी गलत है हमारा। तो बस ऑप्शंस बी और सी आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी और सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, हमें बताना है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू स्टाफिंग। तो दो इसमें से रिलेटेड नहीं है, एक तो ए और दूसरा डी, ये दोनों गलत है। ठीक है, ए और डी आर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है जी, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, which of the following refers to a complete offer for a product or a service having given features like size, quality, taste, etc. at a certain price available at a given outlet or location and so on? तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि कंप्लीट ऑफर होता है? कंप्लीट ऑफर आप क्रिएट कर रहे हो एक प्रोडक्ट का, एक कंप्लीट ऑफर क्रिएट कर रहे हो, तो ऑफर की बात होती है मार्केट ऑफरिंग में, कि आप कोई भी अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसका एक प्रॉपर आप कंप्लीट ऑफर बना के बेचते हो, उससे रिलेटेड आइटम्स को भी उसमें ऐड करके प्रॉपर एक ऑफर बना के हम लोग सेल करते हैं। ठीक है, सो मार्केट ऑफरिंग की बात हो रही है। ओके जी, देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलीव्ड टू बी अ मेयर इशू ऑफ कम्युनिकेशन बट encompasses मेनी एलिमेंट्स, जैसे कि सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप की बात करते हैं? बहुत ही बेसिक है, ये होता है हमारा डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो विच इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग की इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है? देखो पैकेजिंग से प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन हो पाता है, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन भी हो पाता है, प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो पाएगा। जितना अच्छा पैकेज होगा उतना अच्छा प्रमोशन हो पाएगा। लेकिन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पैकेजिंग का कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इंपॉर्टेंस नहीं होता। ठीक है, ओके, चलो डन ये भी। नेक्स्ट है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ विच ऑफ द कॉन्सेप्ट। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल रहा है, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा है, फंक्शनल में फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनते हैं, तो वहां से ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिलती है ना। डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। ओके, हाँ इसके बाद है, इन फंक्शनल फॉर्मेनशिप टेक्निक हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स अंडर द प्लानिंग इंचार्ज। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में दो इंचार्ज थे, एक प्लानिंग दूसरा प्रोडक्शन। तो प्लानिंग के अंडर कौन कौन आते हैं आपको याद होने चाहिए। प्लानिंग के अंडर, प्लानिंग के अंडर देखो, एक तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आता है, ठीक है, डिसिप्लिनेरियन आता है,
टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आता है, ठीक है। इंस्पेक्टर नहीं आता, इंस्पेक्टर प्रोडक्शन के अंडर आएगा। तो ए, सी और डी ये सब आते हैं प्लानिंग के अंदर, ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डैश इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हम एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन या ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करते हैं, बताओ जल्दी से। ये होगा हमारा प्लानिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेट करने की बात तो प्लानिंग में ही होती है, बहुत बेसिक, ठीक है जी। इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, हमें स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स को अरेंज करना है। तो एज पर ऑप्शंस जल्दी से सोचो, सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। उसके बाद होते हैं सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि ए। देन होगा हमारे पास एम्प्लॉय का इंटरव्यू, ऑप्शन बी। और लास्ट में इसके बाद होगा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। तो डी, ए, बी, सी हमारा सीक्वेंस बनेगा, डी, ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर वन, ठीक। चलो इसके बाद विद ग्रोइंग कॉम्पिटिशन, with growing competition and an attempt to increase their sales and market share using unfair means, मतलब कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो सेल्स बढ़ाने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो रहे हैं। द मैन्युफैक्चरर, सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स मे बी टेम्प्टेड टू एंगेज इन, बताओ। कंपटीशन बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ानी है यूजिंग अनफेयर मीन्स जो कि इलीगल होती हैं, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो एंगेज होंगे किसमें, एंगेज होंगे अनस्क्रपलेस प्रैक्टिसेस में, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज में, अनस्क्रपलेस एक्टिविटीज में। ओके, ठीक है जी। इसके बाद कंट्रोलिंग शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज, के आर एज, विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज सजेस्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। कंट्रोलिंग का क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग में एक पॉइंट था जिसमें हम लोग सिर्फ की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करते हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में हम लोग की रिजल्ट एरियाज की बात करते हैं कि इनको आपको बहुत ही चेक करके चलना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक, कौन से ऑब्जेक्टिव है। तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, देखो, यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल आप एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स को यूज कर रहे हो, सोशल ऑब्जेक्टिव है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल लोन्स टू सप्लायर्स, सप्लायर्स को लोन दे रहे हो, तो ये कोई सोशल ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल्स एंड क्रेचेस टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को आप बेसिक फैसिलिटीज दे रहे हो, सोशल है। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, अगेन आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हो बैकवर्ड एरियाज के लिए, तो ये भी सोशल में आएगा। तो ऑप्शन ए, सी और डी, ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर, ठीक है, ए, सी, डी। ओके, नेक्स्ट है डैश इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। कौन सा कॉन्सेप्ट है या कौन सा फंक्शन है जिसमें हम एम्प्लॉय के एफर्ट्स को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है, कि ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट कर पाए। बताओ, देखो प्लानिंग तो होगा नहीं, प्लानिंग में तो हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। कंट्रोलिंग में हम लोग मॉनिटर करते हैं कि काम अकॉर्डिंगली हुआ या नहीं हुआ। स्टाफिंग में हम लोग बोलते हैं कि हर एक पर्सन के लिए एक अपनी जगह होनी चाहिए, है ना, आप राइट पर्सन को सिलेक्ट करो, लोगों की बात होती है। और डायरेक्टिंग में हम बात करते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करना है, लीडरशिप, कम्युनिकेट करना है, सुपरवाइज करना है ताकि वो तरीके से काम करें ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स। तो डायरेक्टिंग की ही बात है, ठीक है, डायरेक्टिंग आएगा आंसर, सिंपल, राइट। चलो, देन नेक्स्ट है एबीसी लिमिटेड हैज डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 3:1। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसका डेट इक्विटी रेशियो 3:1 है, मतलब टोटल कैपिटल में तीन तो डेट है, एक इक्विटी है, ठीक है। वेयर एज XYZ लिमिटेड हैज डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 1:1, मतलब कि दूसरी कंपनी जिसमें डेट और इक्विटी इक्वल है 1:1। तो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि एबीसी लिमिटेड में डेट ज्यादा है, तीन है, और XYZ में एक का डेट है, ठीक है। Name the advantage ABC Limited will have over XYZ Limited when the rate of interest is lower than the rate of return on investment। जब ROI जो है वो greater than rate of interest होगा, तो ये बताना है एबीसी लिमिटेड को क्या एडवांटेज मिलेगी XYZ लिमिटेड के ऊपर। तो बहुत बेसिक है, देखो एबीसी लिमिटेड ज्यादा डेट यूज कर रहा है, ज्यादा डेट यूज कर रहा है, XYZ लिमिटेड डेट कम यूज कर रहा है, और कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि ROI ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उस केस में
यहाँ पे जो एडवांटेज मिलेगी वो मिलेगी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यही कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, कि अगर आप डेट ज्यादा लेते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कंडीशन ये वाली फुलफिल होनी चाहिए तभी। ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात हो रही है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो आपको बताना है, देखो, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? सेल्स प्रमोशन होगा हमारा शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स की बात होती है सेल्स प्रमोशन में। तो ए का तो सेकंड, ठीक है, ए का सेकंड। तो देखो ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ए का सेकंड बस फर्स्ट में ही गिवन है, तो आंसर नंबर वन ही आएगा। ठीक है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग है एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज पेड फॉर बाय द मार्केटर्स। ठीक है। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग होगा एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप आप बना रहे हो सेलर और बायर के बीच में। और पब्लिक रिलेशंस का मतलब, ये वाला पॉइंट, पब्लिक रिलेशंस यानी कि पब्लिक ओपिनियन को मैनेज कर रहे हो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पब्लिक इमेज, राइट। तो वो ये हो गया डन, राइट। चलो, इसके बाद आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज लिमिटेशंस बताने हैं। तो दिया है, ये क्या करके पढ़ते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शंस। फंक्शनल स्ट्रक्चर के थ्रू हम ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। तो ये तो एडवांटेज हो गया, ये तो एडवांटेज हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है। इट may lead to problems in coordination as information has to be exchanged across functionally differentiated departments. कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ सकती है बिकॉज अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं। बिल्कुल, दिस इज अ डिसएडवांटेज। ठीक है। It may lead to inflexibility as people with the same skills and knowledge base may develop a narrow perspective. Inflexibility भी create हो सकती है, ये भी डिसएडवांटेज है फंक्शनल का ही। ओके, लास्ट है, functional heads do not get training for top management positions because they are unable to gather experience in diverse areas. तो बेसिकली फंक्शनल हेड्स को ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, तो ये भी डिसएडवांटेज ही है, पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आर द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ऑप्शन बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, चलो, डन है ये। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही बेसिक है भाई, ये तो क्वेश्चन देख लो, तुम्हारा सीवीटी का क्वेश्चन है ये। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसे बोलते हैं? ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। दिस इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। ओके, देन नेक्स्ट है, इन द प्रोसेस ऑफ डैश कंपनीज यूजुअली मॉडिफाई द रिलेशनशिप्स within the management hierarchy to suit the goals। बताओ, जल्दी से बताओ, कौन सा प्रोसेस है, कौन सा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का जिसमें कंपनीज रिलेशनशिप्स को मॉडिफाई करती है हिरार्की के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट हिरार्की के अंदर रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स को मॉडिफाई कर रही है। रिलेशनशिप यानी कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स, इन चीजों की बात होती है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग में एक स्टेप था, लास्ट स्टेप, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, वही पॉइंट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। ओके, देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट बताना है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यस। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड, यस, आपस में रिलेटेड होते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड, गलत। एंड मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। चलो, डन। देन नेक्स्ट है, हाँ जी, नेक्स्ट है, if an Indian firm finds that a foreign multinational is entering the Indian market with new substitutes, एक इंडियन फर्म को पता चला है कि एक फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर कर रही है न्यू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के साथ, इट कैन प्रिपेयर इटसेल्फ टू मीट द थ्रेट बाय अडॉप्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। तो ये जो थ्रेट है इंडियन फर्म के लिए, वो उसको कैसे बेसिकली खुद को प्रिपेयर कर सकती है इन थ्रेट को फेस करने के लिए। तो देखो, जो इंडियन फर्म है वो या तो क्वालिटी इंप्रूव कर ले प्रोडक्ट्स की, बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम कम कर लें तो भी हमें फायदा मिलेगा। एंगेजिंग इन एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड मेकिंग फॉल्स क्लेम्स, आप एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, गलत चीजें दिखा रहे हो, फॉल्स क्लेम कर रहे हो, तो ये तो भाई नहीं, ये तो गलत है, आपकी मार्केट में गुडविल गिर जाएगी। अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दें तो भी फायदा मिलेगा, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए, बी और डी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, ए, बी और डी। चलो, ये डन। देन
डैश सिस्टम कीप्स अ केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा सिस्टम है जिसमें हम जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे उस पे एक चेक बना के रख सकते हैं। एंड इन द एनवायरमेंट एंड हेल्प्स टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड्स इन लाइट ऑफ सच चेंजेस। और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने स्टैंडर्ड्स अपने प्लान्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑप्शंस देखो और जल्दी से सोचो कौन सा आंसर यहाँ पे होगा। यहाँ पे होगा हमारे पास, देखो, इफेक्टिव पर्सनल मैनेजमेंट, नो। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन, नहीं। इफेक्टिव एफिशिएंट कंट्रोल मैकेनिज्म, कंट्रोल सिस्टम काफी इफिशिएंट है, तो बिल्कुल उससे आप एक अच्छा चेक बना सकते हो चेंजेस पे। तो ऑप्शन थर्ड मुझे सही लग रहा है यहाँ पे, है ना। गुड कॉम्पनसेशन एंड प्रमोशन की तो बात ही नहीं है, तो बस ऑप्शन थ्री सही है, ऑप्शन थ्री। ठीक है, डन। देन नेक्स्ट है आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग को हमें मैच करना है। तो ऐसा हो सकता है आपने इसको टॉपिक को स्किप करा होगा अपने बोर्ड्स के अंदर, बट कोई नहीं, बहुत ही बेसिक है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा ये। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड हमें सुना सुना है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि एक पर्सन के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन मैनेजर ओनली, यही है। तो सी का तो फर्स्ट है। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो, सी का फर्स्ट तीन में गिवन है, तो ऑप्शन सेकंड तो होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद मैनेजरियल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो देखो, मैनेजरियल कम्युनिकेशन में मुझे लगता है ऑप्शन नंबर फोर हो सकता है। कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू क्रिएट टोटल अंडरस्टैंडिंग टू सबऑर्डिनेट्स। आप इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दे रहे हो ताकि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो कम्युनिकेशन तो यही होता है, तो ऑप्शन बी होगा फोर्थ। ऑप्शन बी का फोर्थ, तो मतलब सी थर्ड या फोर्थ में से आंसर आएगा। ठीक है, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। देखो यहाँ पे लिखा है ब्रिंगिंग आउट अनटैप्ड एनर्जी ऑफ एम्प्लॉइज फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप एम्प्लॉइज के अनटैप्ड एनर्जीज को लेके आ रहे हो। अनटैप्ड एनर्जी यानी कि कुछ ऐसा जो कि एम्प्लॉय के बारे में अच्छी चीजें हैं बट अभी तक पता नहीं थी, ताकि एफिशिएंसी बढ़ पाए। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करने का यही तरीका है। ठीक है, ऑप्शन ए का आएगा सेकंड। एंड फॉलो थ्री में लिखा है रिव्यूइंग कॉन्टिन्यूअसली वेदर ऑर्डर्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। फॉलो अप्स पढ़ा है ना प्लानिंग में, कि आप चेक करते हो कि काम अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा। आप कॉन्टिन्यूअसली से रिव्यू करते हो, तो वही चीज है। तो डी का आएगा थर्ड। ठीक है, तो ये कौन सा बन गया हमारे पास, ए का आएगा सेकंड। ए का सेकंड, अरे इन्होंने ऑप्शन ही दोनों सेम दिए हैं। यस, ये क्या बात हुई। थर्ड या फोर्थ में से आप कोई भी कर देना, दोनों में सेम ही चीज है। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। कुछ तो गलती है ऑप्शंस में, बट कोई नहीं, थर्ड और फोर्थ दोनों सेम ही है, तो चलो ठीक है, ऑप्शन डी है राइट। ठीक है जी। अरेंज द, नहीं ये तो हमारा सिलेबस में है नहीं। ऑन्टरप्रिनोरशिप, इसको स्किप करते हैं। लास्ट ईयर एंटरप्रेन्योरशिप था सिलेबस में, इसलिए इस साल नहीं है। तो एनटी अपने अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है, हर साल कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एनवायरमेंट। देखो, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात हो रही है, सोशल जस्टिस की बात हो रही है, अपॉर्चुनिटीज इक्वली सबको मिल पाए, इन सब चीजों की बात होती है सोशल एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, सोशल एनवायरमेंट के अंदर, तो ये सोशल एनवायरमेंट के सारी चीजें हैं। ठीक है, अनीता वर्क्स एट द मिडिल लेवल ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अनीता जो है मिडिल लेवल पे काम कर रही है। शी माइट बी, तो उसकी डेजिग्नेशन आपको बतानी है। देखो, वाइस प्रेसिडेंट तो होगा नहीं क्योंकि ये टॉप पे आता है। डिविजनल हेड, डिविजनल हेड यानी कि डिपार्टमेंट्स के हेड, तो ये मिडिल लेवल ही होता है, तो ऑप्शन टू हमारा आंसर है, सिंपल। ठीक है, सीओओ टॉप पे आएगा, सुपरवाइजर लोअर पे आएगा। ठीक है, तो बस डिविजनल हेड आंसर मिल गया। ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज नो कंट्रोल ओवर विच फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता। एक्सटर्नल, इंटरनल, ऑर्गेनाइजेशनल या इनफॉर्मल। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन का कौन से फैक्टर्स पे कंट्रोल नहीं होता। दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, जो आपने पढ़े हैं टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन वन। ओके, इसके बाद दिया है द सीईओ ऑफ अ फर्म is involved regularly in personal observation, statistical report making, and trying to ensure that current activities conform to planned targets. तो जो सीईओ है वो ये बिल्कुल उसमें एंगेज्ड है कि वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, रिपोर्ट्स बनाने के थ्रू चेक करता है कि जो काम हो रहा है वो टारगेट्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है ये हमें बताना है।
तो काम एज पर प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा, ये होता है हमारा कंट्रोलिंग। बहुत सिंपल। ठीक है, कंट्रोलिंग, ऑप्शन वन। ओके, व्हेन वर्कर्स गो ऑन अ स्ट्राइक दे wear a black badge but work more than normal working hours to gain the sympathy of the management। आपको यहाँ पे कल्चर बताना है बेसिकली। आपको देखो बताया है जापानीज, डच, अमेरिकन या फ्रेंच। तो कौन से कंट्री में ऐसा चीज है कि अगर वर्कर स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो एक ब्लैक बैच वियर करते हैं बट काम नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा करते हैं। तो ये एनसीईआरटी में आपको गिवन एग्जाम्पल ये होता है जापानीज। ठीक है, जापानीज वर्कर्स की बात होती है। ठीक है, जापानीज वर्कर्स की याद रखना, ये एनसीईआरटी में गिवन है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके। चलो इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन अ लॉजिकल मैनर। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को अरेंज करना है। ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला पॉइंट होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पे दिया है डिवाइडिंग द वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज। तो पहला तो यही आएगा ए। इसके बाद हम लोग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो लिखा है डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल क्राइटेरिया। तो ऑप्शन डी। देन इसके बाद काम असाइन किया जाता है। सो एलोकेटिंग द वर्क टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस टू देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। सो क्रिएशन ऑफ हिरार्किकल स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, हिरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट करना वही चीज है। तो ए डी बी सी ये सीक्वेंस बनेगा। ए डी बी सी, ए डी बी सी, ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, डन। देन मैचिंग है। तो देखो टाइप्स ऑफ प्लान हमें गिवन है। दिया है डिटेल्ड स्टेटमेंट। तो डिटेल्ड स्टेटमेंट की हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, डिटेल स्टेटमेंट यानी कि प्रोग्राम, तो ए का तो थर्ड आएगा, राइट। सो ए का थर्ड तो ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू तो आंसर होंगे नहीं। प्रिस्क्राइब्ड वे, किस तरह से काम करना है उसका तरीका, ये होता है मेथड। ठीक है, तो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। इसमें क्वेश्चंस में ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखो। व्हाट इज टू बी डन, क्या काम करना है, ये होता है रूल। ठीक है, तो सी का सेकेंड। और रूटीन स्टेप्स की एक के बाद एक क्या काम करना है, दैट इज अ प्रोसीजर। तो डी का फोर्थ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो इन्होंने सिंपल कीवर्ड्स दिए हैं। ओके, नेक्स्ट है which of the following is not an important factor influencing the pricing of a product। प्रोडक्ट की प्राइसिंग का कौन सा इनमें से फैक्टर नहीं है। तो देखो यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आपको बेनिफिट दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस सेट करते हो, बिल्कुल। कुछ गवर्नमेंट के रूल्स भी होते हैं, यस। कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइस रखा है उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट किया जाता है, यस। बट मैनेजरियल स्किल्स ये कोई फैक्टर नहीं है प्राइसिंग के लिए। तो ऑप्शन वन हमारा आंसर होगा, ऑप्शन वन। ठीक है, which of the following is not related to the point of importance of consumer protection from consumer's point of view। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स अगर हैं तो बिल्कुल कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। कंज्यूमर इग्नोरेंस, इसमें भी अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रही है कंज्यूमर के संग तो भी। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देख के प्रोडक्ट्स खरीदे, एथिकली प्रोडक्ट्स खरीदे। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कोई रिलेटेड नहीं है इससे। तो ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ टेस्ट। तो देखो सबसे पहले ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट बताते हैं आपके पास एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है। तो यानी कि एक्चुअल स्किल्स पोजेस्ड, है ना, एक्चुअल स्किल्स पोजेस्ड। तो ए का तो फोर्थ, ए का फोर्थ यानी कि ऑप्शन वन टू और थ्री नहीं है, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा आंसर होगा, ए का फोर्थ। इंटरेस्ट टेस्ट होता है। इंटरेस्ट टेस्ट यानी कि पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन कितना इन्वॉल्व है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है द पोटेंशियल टू एक्वायर स्किल्स, आपका पोटेंशियल क्या है नई स्किल्स को एक्वायर करने का। तो वो होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, और इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होता है, एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, आप कितने अच्छे से डिसीजंस बना पा रहे हो, दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन फोर्थ हमें मिलेगा। ठीक, देन नेक्स्ट है फंक्शंस को आपको मैच करना है। सो प्लानिंग क्या है, बहुत ही बेसिक है। देखो प्लानिंग में होगा हमारे पास सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव टू अचीव गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आप ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर रहे हो, बिल्कुल। तो ए का तो थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड। सो ए का थर्ड आपके पास देखो ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर थ्री तो आंसर होंगे नहीं। ठीक है,
ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग एक हिरार्कल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। तो बी का सेकंड, तो बी का सेकंड हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर है। ठीक है। डायरेक्टिंग में हम बात करते हैं कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज की, तो सी का फोर्थ। और कंट्रोलिंग होता है स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करना और करंट परफॉर्मेंस को मेजर करना। ठीक है, तो डी का फर्स्ट। राइट, तो यही हमारा ऑप्शन सेकंड आंसर बनेगा। देन इसके बाद है साहिल परचेज्ड एलसीडी टीवी वर्थ 1.5 लाख एंड फाउंड दैट द पैनल ऑफ द टीवी वाज ब्रोकन। तो साहिल ने एक टीवी परचेज करा है 1.5 लाख का, बट टीवी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई। द शॉपकीपर रिफ्यूज टू एंटरटेन द इशू। शॉपकीपर ने तो रिफ्यूज कर दिया कि हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे ही नहीं। तो साहिल कहाँ पे कंप्लेंट करेगा? देखो 1.5 लाख की बात है, 1 करोड़ के अंदर अंदर ही आ रहा है, तो यानी कि साहिल कंप्लेंट करेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ओके, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। क्या जी? द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एरिक्योर लिमिटेड ऑफर्स शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू एंकरेज बायर्स टू मेक इमीडिएट परचेज। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दे रहे हैं, जैसे कि डिस्काउंट्स हैं, रिबेट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, वाउचर्स हैं। आप वो दे रहे हो ताकि परचेज इमीडिएटली हो जाए। कौन सा एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स का? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स की बात होती है सेल्स प्रमोशन के अंदर, सेल्स प्रमोशन, सिंपल कीवर्ड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो कंट्रोलिंग के स्टेप्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम सेट करेंगे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है, सी। इसके बाद हम लोग मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस बाय पर्सनल ऑब्जर्वेशन और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, ठीक है, ए। देन इसके बाद हम डेविएशंस को एनालाइज करेंगे, बी। और लास्ट में करेक्टिव एक्शन लेते हैं, डी। तो CA B D, CA B D, ऑप्शन नंबर 2, CA B D। ठीक। देन नेक्स्ट है which of the following schools of thoughts of management is not referred to as classical school? कौन सा इनमें से जो थ्योरी है वो क्लासिकल स्कूल से रिलेटेड नहीं है? तो देखो, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, फेयल्स की थ्योरी है, और मैक्स वीवर्स की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है, ये तीनों तो क्लासिकल में आते हैं। लेकिन जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है वो नॉन क्लासिकल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे आंसर आएगा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। जो पॉइंट्स आपको नए मिल रहे हैं ना, उनको अपनी कॉपी में लिख लेना साथ साथ, क्योंकि एंट्रेंस है यार, इस तरह से करना होता है, 1 मार्कर्स हैं, आपको की पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक, इसके बाद आपको देखो ये एक केस स्टडी गिवन है। हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। दिया है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर नोन एज। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं जब हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो भी आपने नहीं पढ़े होंगे या आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ओके, देन नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड। देखो, वर्किंग कैपिटल में आता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, है ना। तो मैनेजमेंट ऑफ कैश वर्किंग कैपिटल में आएगा। मैनेजमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट तो नहीं आते ना, तो ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर है। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, डेटर्स करंट एसेट्स है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इनकरेक्ट। सिंपल। ठीक। ओके, देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग। हम डेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, डेट से पैसा रेज कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? तो अगर आप डेट से ज्यादा पैसा रेज करोगे तो डिविडेंड पेमेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी क्या? नो। कंट्रोल बढ़ेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का? यस, है ना, शेयर होल्डर्स का कंट्रोल तो देखो बढ़ेगा, बट डायरेक्टली एडवांटेज नहीं बोल सकते, तो इसको भी इग्नोर करो। लोअर फाइनेंशियल रिस्क? नहीं, ज्यादा होगा रिस्क तो, बल्कि टैक्स डिडक्टिबिलिटी आपको मिलेगी, बिल्कुल टैक्स डिडक्टिबिलिटी मिलेगी, है ना, यही तो मेन बेनिफिट है डेट फाइनेंसिंग का, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग डेट इन कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आप कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्रीज करते हो तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? सो देखो, डेट अगर बढ़ाएंगे तो फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगा क्या? नहीं, फाइनेंशियल रिस्क तो उल्टा बढ़ेगा, क्योंकि डेट जो है वो ज्यादा रिस्की होता है ना, उसमें आपको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगा? नहीं। इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क? यस। ठीक है, तो यही कॉन्सिक्वेंस होगा कि डेट बढ़ाने से फाइनेंशियल रिस्क हमारा कंपनी का इंक्रीज हो जाए। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। कौन सा
पॉइंट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना इक्विटी है यानी कि ओनर्स फंड, और कितना डेट है यानी कि बोरोड फंड्स। ठीक है। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज द की चैलेंज फेस्ड बाय एचआर डिपार्टमेंट एट XYZ रिटेल। अब देखो केस स्टडी से इसका आंसर मिलेगा, अभी तक तो बहुत जनरल क्वेश्चंस थे। अब बोला है कि एचआर डिपार्टमेंट ने क्या चैलेंज फेस किया। तो देखो इसमें केस में यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा, द HR डिपार्टमेंट ऑफ XYZ फेसेस सेवरल चैलेंजेस, जैसे कि इंक्लूडिंग हायरिंग राइट टैलेंट, मैनेजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, एंड क्रिएटिंग अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू अपस्किल एम्प्लॉयज। तो 3 पॉइंट्स के ना, ये तीनों चैलेंजेस है। एक तो राइट टैलेंट को हायर करना, एम्प्लॉय टर्नओवर को मैनेज करना, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्रिएट करना, ये चैलेंजेस हैं कंपनी के लिए। ठीक है। तो इसमें देखो दिया है, ओवर क्वालिफाइड स्टाफ, नहीं ऐसा तो पॉइंट नहीं था। लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉइज, यस है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात हुई है, वो एक चैलेंज है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। इनएडिक्वेट पे, पुअर वर्क एनवायरनमेंट, इनकी बात नहीं हुई है, तो ऑप्शन 2 की बात यहाँ पे हुई है। ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ स्टाफिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब अगेन ये एक जनरल क्वेश्चन है कि स्टाफिंग का प्राइमरी फोकस क्या होता है। स्टाफिंग का फोकस है मार्केटिंग रिसर्च, नहीं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, नहीं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यस, स्टाफिंग में पढ़ा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग, एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी नहीं। ओके। चलो इसके बाद, रिक्रूटमेंट एक कैसा प्रोसेस है, नेगेटिव, पॉजिटिव, डाइवर्स या एडिटेटिव। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम लोगों को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें, है ना, तो एक पॉजिटिव प्रोसेस है कि सबको मौका मिलता है कि सब लोग अप्लाई कर सकते। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। ठीक है। इसके बाद, व्हाट इज दी HR डिपार्टमेंट रोल इन स्टाफिंग। जो HR डिपार्टमेंट होता है इसका स्टाफिंग में रोल क्या होता है। HR डिपार्टमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो प्लानिंग मार्केटिंग कैंपेन, नहीं। इन्वेंट्री को मैनेज करने का काम HR डिपार्टमेंट का होता है क्या, नो। कस्टमर्स को मैनेज करना, नो। रिक्रूटमेंट एंड मैनेजिंग टैलेंट, यस। HR डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिक्रूट करेगा और लोगों को मैनेज करेगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ रहे, तो केस स्टडी जरूर है बट ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है जो आपकी खुद की नॉलेज से ही आंसर होंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन XYZ रिटेल। अब देखो कंपनी का नाम बताया, मतलब केस स्टडी में क्वेश्चन है, XYZ लिमिटेड में रिक्रूटमेंट में इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं है। तो देखो रिक्रूटमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, यार द कंपनीज रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस, जैसे कि स्क्रीनिंग रेज्यूमेस, कंडक्टिंग इंटरव्यूज, बैकग्राउंड चेक्स। ठीक है। तो इन तीनों की बात की गई है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, एक तो रेज्यूमे को स्क्रीन करना है, इंटरव्यू कंडक्ट करना है, और बैकग्राउंड चेक। ओके, ऑप्शंस देख लो। स्क्रीनिंग रेज्यूमेस की तो बात हो रही है, इंटरव्यूज कंडक्ट होने की बात हो रही है, बैकग्राउंड चेक्स की बात हुई है, बट प्रोवाइडिंग बोनस की बात नहीं होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। एंड दैट्स इट, खत्म हो गए क्वेश्चन ही खत्म हो गए। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस करे, ये CVT 2025 के क्वेश्चंस थे फॉर बिजनेस स्टडीज जो हमने सॉल्व करे। एंड आई एम होपिंग कि आपको कुछ हद तक आपकी प्रैक्टिस हुई होगी। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलरली आपको डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और कोई और चीज़ पूछनी है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस में। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।